जय हिंद वाले स्टूडेंट। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे इंडोल। ठीक है, और इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने पिरिडीन के बारे में पढ़ा था। पिरिडीन के बारे में जैसे अपन ने पढ़ा था कि ये 6 मेंबर्ड है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी सिंथेसिस अपन ने डिस्कस की थी। जो आपका पार्ट नंबर 8 है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इंडोल के बारे में। जो इंडोल है आपके पास में, पहली बात तो ये दो स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करने से बनता है। एक आपके पास में बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी, दूसरा आपके पास में पिरोल की स्ट्रक्चर होगी, इसलिए इसका नाम 2,3 बेंजो पिरोल भी माना जाता है ना। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका 2,3 बेंजो पिरोल हो जाता है। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होती है वो संख्या में 11 होती है। कितनी होती है? संख्या में 11 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है। और आज की क्लास के अंदर अपने इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स और इसका जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस में 4 नेमिंग रिएक्शन है इसके अंदर, और एक बिशलर सिंथेसिस करके वो है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ये जो नेमिंग रिएक्शन है इसमें पहली और दूसरी जो नेमिंग रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए अपन थोड़ा सा इसको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धैर्य के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जो होती है अपने पास में, वो संख्या में कितनी होती है? 11। क्योंकि इसका पास में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन पिरोल रिंग में भी और बेंजीन रिंग में भी क्या करता है, दोनों साइड रेजोनेंस करता है ना। इसका जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो पिरोल रिंग में भी लोन पेयर, पिरोल रिंग के साथ में भी कॉन्जुगेशन में है और बेंजीन के साथ में भी कॉन्जुगेशन में है। अगर ये केवल पिरोल रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में होता और बेंजीन के साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं होता, तो ऐसे केस में आपके पास में जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की जो संख्या होती वो 6 होती, यानी टोटल 7 स्ट्रक्चर होती, यहाँ पर आके स्ट्रक्चर रुक जाती। लेकिन आप थोड़ा सा नोटिस करिए इन स्ट्रक्चरों को कि इस वाले नाइट्रोजन का जो ये बॉन्ड है, जो लोन पेयर है, वो पहले पिरोल वाली रिंग के अंदर गया है और उसके बाद में इस प्रोसेस से होते हुए ये वापस अपनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट बना लेता है। लेकिन बाद में ये जो लोन पेयर है वो बेंजीन की तरफ जाता है। इसका मतलब यहाँ से दोबारा वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेशन करता है और बाद में आपके पास में ये वाली स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसके समान है और ये वाली प्रोसेस दोबारा चलती रहती है। ये जो स्ट्रक्चर है दोनों सेम है और ये प्रोसेस दोबारा चलती रहती है। इन टोटल स्ट्रक्चर्स के अंदर एक आपकी सेकंड नंबर की और एक आपकी फोर्थ नंबर, जो 6th नंबर की जो स्ट्रक्चर है, वो दोनों स्ट्रक्चर सेम है। उसका रीजन सेम होने का ये है क्योंकि इनमें पूर्ण रूप से बेंजीन वाले उपस्थित है। बाकी आप सभी स्ट्रक्चरों को चेक कर लीजिए, किसी के अंदर भी बेंजीन जो रिंग है वो पूर्ण रूप से उपस्थित आपको नहीं मिलेगी। इस वजह से सेकंड और जो 6th स्ट्रक्चर है वो आपके पास में मोर प्रिफर्ड, यानी मोर स्टेबल आप बोल सकते हो। इन 11 स्ट्रक्चरों में सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर ये वाली है। अगर आप बात करो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब रिएक्शन होती है तो ऐसे केस के अंदर वो कौन सी पोजीशन के ऊपर होगी, तो सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सारी रिजेक्ट इसी वजह से होगी क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो आपके पास में उस स्ट्रक्चर के ऊपर होगी जो आपके पास में मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। इसका मतलब एक तो सेकंड नंबर के अंदर और एक 6th नंबर के अंदर, दोनों में आप चेक करोगे तो जो नेगेटिव चार्ज की जो पोजीशन है वो पोजीशन नंबर 3 है। देखो 1 2 3, 1 2 3। तो एक तो 3 नंबर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड होती है आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी आपके पास में जो पोजीशन है वो है आपके पास में 2, यानी पोजीशन नंबर 2 के ऊपर भी आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। उसके बाद में 6 के ऊपर सबसे पहली प्रायोरिटी इंडोल के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में जब अपन पढ़ेंगे, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि 3 के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होगी। उसके बाद में 3 अगर फिल है ऑलरेडी तो वो 2 के ऊपर जाएगा, और 3 और 2 अगर फिल है तो वो 6 के ऊपर जाएगा। जो 6 के ऊपर जाता है वो एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, एक ब्रिज हेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाता है। इस वजह से 6 के ऊपर तो बहुत रेयर केस के अंदर रिएक्शन जाती है ना। तो 3 और 2 के ऊपर मोस्ट प्रिफरेबल होती है। ये थी अपने पास में रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हम डायरेक्ट बात करेंगे इसके सिंथेसिस की। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में पहले से बना के लाए क्योंकि बनाने में 5 मिनट का समय लग जाता है, इससे अच्छा है 5 मिनट अपन उसको समझ लेंगे। बात करते हैं अपन फिशर इंडोल सिंथेसिस की, कि फिशर इंडोल सिंथेसिस क्या होता है और इसके सिंथेसिस के निर्माण की पहली विधि है ये इंडोल के सिंथेसिस की। और याद रखना ये जो इंडोल है ना, एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो ढोल होता है ना वो स्टूडेंट का इंडोल ही बजाता है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा आराम से और बिल्कुल पेशेंस के साथ में पढ़ेंगे। अपन बात करते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस। ये मिटा दूं एक बार, ये
अपने पास में जो पहली रिएक्शन है इंडोल के सिंथेसिस की, उसका नाम है फिशर इंडोल सिंथेसिस। हमारे पास में जो रिएक्शन है फिशर इंडोल सिंथेसिस, ये इंडोल के सिंथेसिस की एक नेमिंग रिएक्शन है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। फिशर इंडोल सिंथेसिस और एक मेडुलंग सिंथेसिस, ये दो रिएक्शन दोनों होती है जो आपस में बहुत ज़्यादा कंपेरेबल है और ये दोनों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। रिजल्ट भी पूछी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं कि रिजल्ट आप छोड़ दो। ये मेडुलंग सिंथेसिस और फ्रीडमैन जो सिंथेसिस है आपके पास में, ये दोनों एक दूसरे की रिलेटेबल रिएक्शन है। कहने का मतलब जैसा इसमें होगा वैसा ही सेम टू सेम इसमें हो जाएगा। और इसमें मैं आपको एक लाइन लिखा के छोड़ दूंगा, इसकी मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊंगा मेडुलंग सिंथेसिस की। फिशर इंडोल सिंथेसिस अपन पढ़ते हैं। देखो फिशर इंडोल सिंथेसिस में क्या होता है, अपने पास में आपके पास में होता है फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन होती है आपके पास में, ये आपके पास में NH और NH2, इसको अपन बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजन। इस फेनिल हाइड्रोजन की जब रिएक्शन करवाई जाती है कीटोन के साथ में, फेनिल हाइड्रोजन की जब रिएक्शन कीटोन के साथ में करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ 473 केल्विन टेम्परेचर और जिंक क्लोराइड और H2SO4 की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करवाए थे, है ना। ये अपने पास में उत्प्रेरक काम में लेते हैं अपन, और जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास में इंडोल बनता है। रिएक्शन करवाने पर आपके पास में इंडोल बन जाता है, ये वाला इंडोल बनेगा। इंडोल का डेरिवेटिव है ये, ठीक है, ये इंडोल का डेरिवेटिव है। 3 मेथिल इंडोल बोलते हैं इसको, 1 2 3 3 मेथिल इंडोल। मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मैकेनिज्म कैसे हुई है। याद रखना एक छोटी सी चीज, एक हिंट बताता हूं मैं आपको याद करने का। फेनिल हाइड्रोजन में जो नाइट्रोजन है सेकंड नंबर का, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, इस नाइट्रोजन का नेचर अपने में से कुछ इन लोगों के जैसा है। जैसे अपन किसी भी चीज को दे देते हैं और देने के बाद में वापस उसकी डिमांड कर ले। जैसे मेरे पास में कुछ चीज थी और मैंने आपको दी, और देने के बाद में 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद में मैं वापस वो चीज आपसे मांग लूं, तो उसके जैसा नेचर है इस वाले नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन क्या करता है, रिंग के जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन की प्रोसेस में अपने दोनों हाइड्रोजन देता है और बाद में ये दोनों हाइड्रोजन की डिमांड भी करता है कि मेरे को मेरे हाइड्रोजन वापस दो, ठीक है। इसलिए देखो आप अपने H2SO4 ले रखा है एसिडिक मीडियम H+ देने के लिए, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन किसकी डिमांड करेगा, H+ की डिमांड करेगा। देखना भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या होता है आपके पास में, NH और NH2 होता है आपके पास में, वो O डबल बॉन्ड C, ये आपके पास में एसीटोन, इससे जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला है, ठीक है, ये वाला जो H2 है इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन, और ये आपके पास में कीटोन है, ठीक है, इसका लिखने का जरूरत नहीं है। और ये आपके पास में NH, यहाँ पर N डबल बॉन्ड C, और ये आपके पास में CH3 और ये CH3, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपके पास में बनेगा, ठीक है। दोनों आपके पास में क्या हो चुके हैं, कंडेंसेशन यानी कंबाइंड हो चुके हैं। उसके बाद में रिएक्शन में क्या होता है आपके पास में, ये जो नाइट्रोजन है मैंने अभी आपको बताया, ये नाइट्रोजन डिमांड करता है किसकी, एक H+ की, कि भैया मेरे को क्या दो, एक H+ दो। मैंने आपको बताया था ना इस नाइट्रोजन का नेचर कैसा है कि या तो पहले किसी को हाइड्रोजन दो मत, और अगर आपने दे दिया है तो वापस लो मत। तो इसने हाइड्रोजन दिया, अब ये वापस डिमांड कर रहा है H+ की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, H2SO4 की प्रेजेंस में इसको एक H+ देना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले नाइट्रोजन को एक H+ देना पड़ेगा। तो ये H+ इसने लिया, फिर ये खुश हो गया क्योंकि इसके पास में एक तो आया कम से कम, ये NH, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये CH3 और ये CH3, और यहाँ पर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब रिएक्शन को ढंग से देखोगे तो आपको एक टोटोमेरिज्म नाम की चीज इसमें दिखाई दे रही होगी। ये जो CH3 है वो इस डबल बॉन्ड के साथ में आसानी से टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। ये जो CH3 का जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, वापस नाइट्रोजन के ऊपर उसके कंपाउंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस आ जाएंगे, और ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा वो वहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक होगी आपके पास में टोटोमेरिज्म, उसको अपन बोलते हैं टोटोमेरिज्म। अब ये मत पूछना कि टोटोमेरिज्म क्या होती है, ये टोटोमेरिज्म होती है इसमें। और यहाँ पर NH, यहाँ पर NH2 आ जाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा आपको, ये कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में CH2,
और ये CH3 यहाँ पे दिख रही है स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में रिएक्शन आगे चलती है अपनी, रिएक्शन आगे चलती है। उसके बाद में देखो क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है CH2 वाला वो इधर आ जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर आता है और ये वाला बॉन्ड जाता है इधर। ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाता है। आपके पास में जो कंपाउंड बनता है वो बनता है कुछ ऐसा। यहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड NH, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसके साथ में जुड़ेगा CH2 के साथ में ना, ये CH2, और उसके बाद में ये कार्बन के साथ में एक CH3 जुड़ रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस डबल बॉन्ड से NH2 पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। ओके, और नोटिस करोगे यहाँ पर बेंजीन के अंदर एक हाइड्रोजन रहता है, वो एक हाइड्रोजन अभी भी यहीं उपस्थित है। ये हाइड्रोजन एरोमेटिसिटी गेन करवाने के लिए आया है, तो एरोमेटिसिटी गेन करवा देगा तो चला जाएगा कुछ इस तरीके से। जो कंपाउंड आपके पास में बनेगा वो ये वाला बनेगा NH2 और इसके पास में 2 लोन पेयर इसके वाले आ ही जाएंगे और ये CH2 वाला और ये कार्बन इसके साथ में एक CH3 और ये डबल बॉन्ड के साथ में एक NH2 यहाँ पर उपस्थित है पॉजिटिव वाला। थोड़ी सी चीज़ अगर आप गौर करके देखोगे, ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास में इसके पड़ोस वाले के ऊपर लोन पेयर है। इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा आपके पास में, वो बोलते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, उसको अगर यहाँ पे मैं लगा के दिखाऊं तो आपके पास में एक चीज़ है, देखो ये कार्बन है और इसके ऊपर CH3 जुड़ रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन है NH2, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है NH2 ये, और ये आपके पास में रिंग से जुड़ रहा है, ये यहाँ पे CH2 वाला है, ये वाला जो CH2 है वो यहाँ है, ठीक है, ये वो कार्बन और ये डबल बॉन्ड। अगर मैं इस चीज़ को आपको दिखाऊं तो आपको नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खुद की ओर खींच लेता है। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद की ओर खींचेगा तो कार्बन के ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। कौन सा चार्ज जनरेट होता है? आंशिक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। जब आंशिक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो नाइट्रोजन आसानी से इस वाले कार्बन पर अटैक करके इस वाले बॉन्ड को नीचे की तरफ घुमा देगा। 2 ड्राइविंग फोर्स हो सकते हैं, पहला तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा ड्राइविंग फोर्स भी आप यही मान सकते हो कि यहाँ पर जब अटैक होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव की पूर्ति को खत्म कर देते हैं। ये दूसरा ड्राइविंग फोर्स है और दोनों ड्राइविंग फोर्स का उद्देश्य एक ही है कि भैया नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड को तोड़ना है और 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि हमको इंडोर बनाना है। ओके, जब रिएक्शन को आगे लेकर चलेंगे तो आपके पास में देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है, तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी नाइट्रोजन के साथ में और इस एक का संबंध 5 से, और यहाँ पर एक आपके पास में CH3 जुड़ा हुआ, CH3, और यहाँ पर आपके पास में एक NH2 भी जुड़ा हुआ है और इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, आपके पास में हाइड्रोजन उपस्थित है NH, और ये वाला बॉन्ड नीचे आएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा जो NH3 को निकालेगा, अभी मैं बता दूंगा कैसे निकलता है, और यहाँ पर आपके पास में CH2 सारा सेम है, ये वाला आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा। रिएक्शन में आगे क्या होगा आपके पास में, यहाँ से H प्लस चला जाएगा ना, नहीं तो नाइट्रोजन के ऊपर 4 बनाने लगेगा, ये NH, ये NH2 यहाँ पर अटैक करा है, ये वाला बॉन्ड टूट गया नीचे, NH2 के साथ में CH3, ये बच्चों वाली चीज़ नहीं समझा रहा हूँ मैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर NH2 है, ये दोनों वापस में बाहर निकलेंगे NH3 के रूप में, और जैसे ये NH3 के रूप में बाहर निकलेगा ऐसे केस में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये आपके पास में कंपाउंड आपके पास में बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं 1,2 मेथिल इंडोल बोलते हैं ना इसको, 2 मेथिल और इंडोल, वहाँ पे भी 2 मेथिल इंडोल। अच्छा, इस वाले CH3 को नीचे कर लेना है ना, ये 2 मेथिल इंडोल हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड आपके पास में बनेगा। ये थी आपके पास में फिशर इंडोल सिंथेसिस की पूरी नेमिंग रिएक्शन थी आपके पास में। फिशर इंडोल सिंथेसिस की कंप्लीट नेमिंग रिएक्शन हो चुकी है। सेकंड जो रिएक्शन आपके पास में वो आ जाती है मेडुलंग सिंथेसिस। समझाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही चीज याद रखो, नाइट्रोजन की सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि नाइट्रोजन का करेक्टर कैसा है, पहले हाइड्रोजन दो और फिर बाद में वापस ले लो, ऐसा करेक्टर इस नाइट्रोजन का। पहले दिया है इसने हाइड्रोजन, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल इसने आसानी से बाहर निकाला है, बाद में वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन की डिमांड करता है कि मेरे को हाइड्रोजन चाहिए, चलो ठीक है एक हाइड्रोजन दे दिया, अब इसको पता है कि दूसरा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म के थ्रू उसको मिल सकता है, देखो इसने 2 हाइड्रोजन दिए थे और दोनों वापस ले चुका है, ठीक है। उसके बाद में रिएक्शन एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी और यहाँ से, और ये वाला आपके पास में कंपाउंड बनकर 2 मेथिल इंडोल बन जाएगा। ओके, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं मेडुलंग सिंथेसिस। मेडुलंग सिंथेसिस पढ़ते हैं
और मेडुलम सिंथेसिस से एक रिएक्शन फ्रीडमैन सिंथेसिस में निकाल दूंगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन की जो प्रोसीड है वो सेम है, बस उसमें कैटलिस्ट का डिफरेंस है और एक वायु की एब्सेंस होती है इसमें, है ना। देखिए अपन पढ़ रहे हैं मेडुलम सिंथेसिस 2 नंबर के ऊपर। मेडुलम सिंथेसिस, और मेडुलम सिंथेसिस के साथ में एक छोटी सी रिएक्शन में निकाल दूंगा, फ्रीडमैन सिंथेसिस बोलते हैं इसको, है ना। एंड फ्रीडमैन सिंथेसिस, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, सिर्फ कैटलिस्ट का डिफरेंस होता है, जो रिएजेंट आप डालते हो उसका डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है आपके पास में होता है ऑर्थोफॉर्मिडोटोलुइन। ऑर्थोफॉर्मिडोटोलुइन, ये देखो ये आपके पास में होता है टोलुइन, है ना। फॉर्मिडो इसका मतलब होता है जिसमें एमिडो भी हो और फॉर्मेल्डिहाइड भी हो, उसको अपन बोलते हैं फॉर्मिडो। तो इसकी वो भी कौन सा, ऑर्थोफॉर्मिडोटोलुइन बोला है, तो यानी इसकी सेकंड पोजीशन के ऊपर ही NH, और यहाँ पर होगा आपके पास में एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं अपन ऑर्थोफॉर्मिडोटोलुइन होता है आपके पास में। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटोक्साइड TbOO- O और K+, इसको अपन लिखते हैं, लिखने का तरीका होता है CH3 का होल थ्राइज C, और फिर आपके पास में क्या हो जाता है O नेगेटिव और K पॉजिटिव, ठीक है, दोनों सेम ही है ना। और एक जो रिएक्शन होती है आपके पास में, उसमें जो रिएक्शन के अंदर उपस्थिति होती है वो होती है सोडियम इथोक्साइड की, NaOC2H5, और एक चीज याद रखना, वायु की अनुपस्थिति, वायु की क्या होती है, एब्सेंस। दोनों से जिसका निर्माण होता है उसका नाम है इंडोल, दोनों से जिसका निर्माण होगा उसका नाम है इंडोल, यही बनेगा इन दोनों से इंडोल। दोनों रिएक्शनों का जो अंतिम उद्देश्य है वो इंडोल बनाना ही है। नीचे वाली जो रिएक्शन है इसको अपन बोलते हैं फ्रीडमैन संश्लेषण, जिसकी कोई मैकेनिज्म नहीं, केवल एक नेमिंग रिएक्शन है, डायरेक्ट पूछता है। ऊपर वाले की मैकेनिज्म है ना, और आप चाहो तो ऊपर वाले की मैकेनिज्म को नीचे वाले में लिख कर आ सकते हो, अगर आपको कॉपी भरनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रिएजेंट चेंज कर देना, रिएजेंट जरूर चेंज कर देना, है ना। हाँ, फिर मत बोलना कि नहीं बताया, रिएजेंट चेंज कर देना, बाकी सारे प्रोसेस सेम होती है। ये वाली जो सिंथेसिस है, ये वाली जो सिंथेसिस है, इसी को अपन बोलते हैं फ्रीडमैन सिंथेसिस, इसको अपन बोलते हैं फ्रीडमैन सिंथेसिस, और इसको अपन बोलते हैं मेडुलम सिंथेसिस, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मेडुलम सिंथेसिस। अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, मेडुलम सिंथेसिस की मैकेनिज्म ऑफ मेडुलम सिंथेसिस, ओके, ऐसे शॉर्ट के अंदर चलने दो। सबसे पहले क्या होता है आपके पास में, ऑर्थोफॉर्मिडोटोलुइन होती है, और इस ऑर्थोफॉर्मिडोटोलुइन में ये कुछ ऐसा, ऑर्थोफॉर्मिडोटोलुइन में टर्शियरी ब्यूटोक्साइड जो होता है TbOO-, आपको पता है ये टर्शियरी ब्यूटोक्साइड जो है वो एक बेस होता है, वो क्या होता है, एक बेस होता है। TbO- जो होता है वो बेस होता है, और K+ जो है उसको काउंटर आयन है, वो आपके पास में मीडियम के अंदर उपस्थित है। टर्शियरी ब्यूटोक्साइड क्या करता है, यहाँ से जो CH3 है टोलुइन वाला, यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, निकालता है। इस हाइड्रोजन को निकालने के बाद में इसकी जो मध्यवर्ती स्पीशीज बनाता है CH2 नेगेटिव, और यहाँ पर NH। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करोगे, आराम आराम से ही समझोगे इस चीज को, एग्जाम में टपक गई तो तुम टपक जाओगे, है ना। ये वाली कंपाउंड बनाता है मध्यवर्ती इसका। CH2 जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बोनिल। जब भी किसी नेगेटिव चार्ज के पड़ोस में कार्बोनिल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, फटाक से वो अटैक मार देता है ना। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, ये क्या करेगा, फटाक से यहाँ पर अटैक मारेगा इस जगह पर, और इस वाले बॉन्ड को ऊपर कर देगा। अटैक मारने का रिजल्ट क्या निकलेगा, ये आपके पास में बेंजीन ऐसे ही, ये CH2, और ये CH2 अटैक मार रहा है इस वाली स्पीशीज के ऊपर, इसको लिख दो, ये CH2 और ये जो अटैक मारा है वो इस वाले कार्बन पर, और यहाँ पर O नेगेटिव आएगा, यहाँ पर O नेगेटिव आएगा, ठीक है, O नेगेटिव आएगा, और इस कार्बन के पास में ये वाला हाइड्रोजन है, और इसका संबंध इस NH के साथ में जुड़ा हुआ है कुछ इस प्रकार से, ओके।
अब वहां पर जो O नेगेटिव खाली बैठा है वो खाली तो बैठने से रहा, उसको क्या देना पड़ेगा, एक H+, उसको एक H+ देना पड़ेगा आपको। H+ देती है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपके पास में OH में, CH2, ये कार्बन, ये OH, इधर बनाता हूँ, ये OH, ये हाइड्रोजन, और ये आपके पास में NH। रिंग चेक करो, 1 2 3 4 5। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत इसमें आ रही है बस वाटर तो निकालना, एक डबल बॉन्ड की कमी अपने पास में, इंडोल बन जाएगा फट से ही, तो डबल बॉन्ड भी बना देंगे। ये लो माइनस का वाटर निकाल दो यहाँ से, ये आपके पास में हाइड्रोजन, और ये दोनों भाई जैसे वहां पर अमोनिया बाहर निकली थी NH2 के साथ में H गया था, वैसे यहाँ पर ये चला जाएगा और आपके पास में क्या बन जाएगी, इंडोल, इंडोल बन जाएगी। ये आपके पास में क्या बन जाएगा, इंडोल। तो दो रिएक्शन एक साथ हो गई, मेडोलंग भी हो गई और फ्रीडमैन भी हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस फ्रीडमैन में क्या करना पड़ेगा, NaOC2H5 लेना पड़ेगा आपके पास में, और बाकी कंपाउंड सेम टू सेम है। ओके, तो ये थी आपके पास में मेडोलंग और ये थी आपके पास में फ्रीडमैन, मेडोलंग और फ्रीडमैन। यहाँ पे क्या लोगे आप, सोडियम मेथोक्साइड और वायु की अनुपस्थिति होगी, ये याद रखना बस, क्या होगी आपके पास में, वायु की अनुपस्थिति होगी। उसके बाद में अंतिम जो रिएक्शन आपके पास में वो है रिसर्ट सिंथेसिस। रिसर्ट सिंथेसिस, जो रिसर्ट सिंथेसिस है आपके पास में वो देखेंगे अपन। तो चौथे नंबर की रिएक्शन आपके पास में रिसर्ट सिंथेसिस। ये देखो, आपको पता है ऑक्सोलेटो, आपने पढ़ा होगा ऑक्सोलेटो, एक्सोलेटो नाम का, जब आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने स्पीशीज पढ़ी होगी ऑक्सोलेटो, और जब आपने ऑक्सोलेटो का जब डायग्राम बनाया होगा तो वो कुछ आपको ऐसा दिखाई दिया होगा, ऐसा देखो रे, ऐसा ही था क्या, ऐसा ही था कि वो ऑक्सोलेटो कुछ इस टाइप का, इसको बाइडेंटेट लिगेंड बोलते थे, इधर से और इधर से मेटल को इलेक्ट्रॉन देता था कुछ इस तरीके से, बाइडेंटेट लिगेंड, इसका नाम था ऑक्सोलेटो, इसको बोलते थे अपन क्या, ऑक्सोलेटो। ठीक है, -2 हो जाता था इसका नंबर। इस ऑक्सोलेटो को देखने पर अगर आप देखो इसको तो ये बिल्कुल इसकी स्ट्रक्चर उसकी जैसी, जब आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी अगर आपका एक्सीडेंट हो और जब आपको हॉस्पिटल ले जाया जाए तो हॉस्पिटल में जो अंदर से स्ट्रक्चर निकाल के लाती है जो नर्स, उसकी जैसी स्ट्रक्चर है। बस उसके नीचे 2 टायर होते हैं, अपने ऑक्सोलेटर में उसके नीचे 4 टायर होते हैं, अपने ऑक्सोलेटर में नीचे की तरफ 2 टायर है ना। तो अपन इधर से देख रहे हैं इसको, इधर से अगर मैं इसको 3D में निकाल के दिखाऊंगा तो बिल्कुल उसकी जैसा ही है ना। और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आपको लेटा दिया जाता है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये ऑक्सोलेटो की स्ट्रक्चर है ना, और बोल भी रहा है देखो, लेटो, लेटो किसके ऊपर, ऑक्सो के ऊपर। ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन से युक्त एक चेयर है, स्ट्रेचर है, जिसके ऊपर आपको क्या कराया जा रहा है, लेटो, लेटाया जा रहा है। ये सिर्फ बताने का रीजन ये है कि जब आपका एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट के अंदर अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो आपका दिमाग क्या हो जाता है, रिसर्ट हो जाता है, आपका दिमाग क्या हो जाता है, रिसर्ट हो जाता है। तो रिसर्ट सिंथेसिस का नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि इसमें आपका दिमाग रिसर्ट होगा। और रिसर्ट कब होगा, जब आप एक्सीडेंट हो जाएगा, स्ट्रेचर वाली चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी। बस आपके दिमाग में रिसर्ट का नाम सुनते ही एक चीज़ क्लिक होगी, कौन सी, ऑक्सोलेटो। बस अपने वाला जो ऑक्सोलेटो है, जो रिसर्च सिंथेसिस में अपन काम में लेने वाले हैं, उसमें O नेगेटिव की जगह OC2H5 होता है। क्या उपस्थित होता है, OC2H5। इसको अपन बोलते हैं डाईएथिल, डाईएथिल ऑक्सोलेटो, डाईएथिल ऑक्सोलेटो। बस इतनी सी चीज़ है, ऑक्सोलेटो क्लिक होना चाहिए दिमाग के अंदर आपके, है ना, इसलिए ये बताया है मैंने। तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास में, रिसर्च सिंथेसिस में अपने पास में क्या होता है, आपके पास में होता है ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन होता है आपके पास में। सबसे पहले ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन होता है, और इस ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन की जो रिएक्शन होती है वो आपके पास में करवाई जाती है डाईएथिल ऑक्सोलेटो से। किससे करवाई जाती है इसकी रिएक्शन, इसको बोलते हैं डाई इथाइल ऑक्सोलेटो। अबे स्पेलिंग अगर गलत हो तो मिला लेना ना। और इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन और डाई इथाइल ऑक्सोलेटो की जब रिएक्शन करवाई जाती है, किस किस की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, सबसे पहले आप इसके अंदर डालते हो सोडियम मेथोक्साइड NaOC2H5, जो कि एक अच्छा बेस है,
दूसरे नंबर के ऊपर आप इसके अंदर डालते हो, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो एसिड की प्रेजेंस में, यानी H3O+, और जिंक मेटल उपस्थित होती है अपचयन करने के लिए। तीसरे नंबर के ऊपर आप इसके अंदर डालते हो हीट, और इसके अंदर आपके पास में जो बनता है वो बनता है इंडोल। इसके अंदर जो आपके पास में प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इंडोल। ये मैकेनिज्म देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म कैसे प्रोफिट होती है। मैकेनिज्म चलती है अपनी ऐसे। सबसे पहले होता है आपके पास में ऑर्थोफॉर्मिडोटोलुइन, और यहाँ पर CH3 होता है और यहाँ पर NO2 होता है। ठीक है, CH3 होता है और यहाँ पर NO2 होता है, और इसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है NaOC2H5 की उपस्थिति में, तो NaOC2H5 में OC2H5 जो होता है वो नेगेटिव होता है और Na जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो OC2H5 जो नेगेटिव है ये एज ए बेस होता है, और बेस है तो क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। और यहाँ पर प्रोटॉन दिख रहा है, ये इसको यहाँ से पकड़ के बाहर निकालता है कौन, NaOC2H5, और यहाँ से बाहर निकल जाता है C2H5OH माइनस हो जाता है बाहर। ओके, और यहाँ पर जो आपके पास में स्पीशीज बन जाती है वो बन जाती है ये CH2 नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाता है NO2। ठीक है, और इसकी जब रिएक्शन होती है किसके साथ में, डाई एथिल ऑक्सोलेटो के साथ में, ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है COOC2H5, और फिर यहाँ पर COOC2H5। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले कार्बोनिल को अटैक मारेगा। मैंने आपको बताया था नेगेटिव को सिर्फ कार्बोनिल चाहिए, तुरंत अटैक मार देता। ये वाला बॉन्ड जाएगा ऊपर, और जब ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा तो यहाँ से OC2H5 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, उस ग्रुप में बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स में नीचे की तरफ एक NO2 होगा, ऊपर की तरफ CH2 होगा, ये वाला CH2, और उसका जो संबंध है वो डायरेक्ट इस वाले कार्बोनिल से C+O, और इस वाले कार्बोनिल से जुड़ रहा है COOC2H5। तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ COOC2H5, ये आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा। रिएक्शन नीचे की तरफ आती है, नीचे की मतलब आपकी कॉपी में आगे की तरफ जाती है और हमारे बोर्ड पे नीचे की तरफ आती है। अब आपके पास में दूसरा जो रिएजेंट ले रखा अपन ने, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस और जिंक, याद रखना वहाँ पर आपके पास में एस्टर ही है, COOC2H5 ये एस्टर है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो इसके ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक मारता है और एस्टर को एसिड की प्रेजेंस में वो एसिड में कन्वर्ट करता है। दिखाता हूँ देखो, COOC2H5 अगर आपके पास में प्रेजेंट है तो यहाँ पर जब वाटर के मॉलिक्यूल का OH- अटैक मारेगा तो इसको इस तरीके से ये बाहर निकालता है और यहाँ पर RCOOH बना देता है। ठीक है, सेम रिएक्शन होने वाली है वहाँ पर। ओके, तो ये आपके पास में रिएक्शन होगी, यहाँ पर आपके पास में NO2, ऊपर की तरफ C, और यहाँ पर आपके पास में COO। अच्छा, एक और चीज़ देखना, ये आपके पास मिल जाएगा COOH, और ये जो NO2 है ना, NO2 का भी जब रिडक्शन होगा तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन किस किस की उपस्थिति में हो रहा है, H3O+, और आपके पास में एक जिंक मेटल है ना, यहाँ पर आप HCl भी लिख सकते हो क्योंकि HCl H3O के लिए आता है। इस तरीके से आपके पास में प्रोडक्ट बनता है। तो रिडक्शन के थ्रू क्या होता है, NO2 जो होता है वो NH2 में, एस्टर का जो मॉलिक्यूल है वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो रिएक्शन को आगे की तरफ चलाएंगे अपन, तो ये NH2 है और यहाँ पर आपके पास में क्या है, COO, और वो आपके पास में COOH है। वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ये जो OH मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होगा। देखो मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट बोलने से क्या फ़ायदा है, एनर्जी वेस्ट होती है। ये आपके पास में हाइड्रोजन है, यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगी, ये टोटोमेरिज्म है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाता है, ये आपके पास में OH बनेगा, ये COOH होगा, और ये आपके पास में NH2 होगा। ये H2 और ये O दोनों आपस में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जब दोनों बाहर निकलेंगे तो आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा वो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। इसका नाइट्रोजन का डायरेक्ट कार्बन से कनेक्शन जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर COOH उपस्थित है। ओके, अंतिम के अंदर आपने हीट ले रखी है, तो हीट दोगे जब आप इसको, तो हीट देने पर यहाँ से ये वाली जो CO2 है ये यहाँ से बाहर हो जाएगी, और आपके पास में आपका कॉम्प्लेक्स इंडोल बन जाएगा। ये आपके पास में इंडोल बन गया।
ये थी आपकी कंप्लीट मैकेनिज्म किसकी, रिसर्च सिंथेसिस की कंप्लीट मैकेनिज्म थी आपके पास में। तो रिसर्च सिंथेसिस में आपको क्या याद रखना है, रिसर्च कब होगा आपका दिमाग, जब आप क्या करोगे, स्ट्रेचर के ऊपर लेटोगे। स्ट्रेचर पे कब लेटोगे, तो स्ट्रेचर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ऑक्सोलेटो याद आ जाना चाहिए। ओके, मेडिकल की भाषा में वो स्ट्रेचर और अपनी भाषा में वो ऑक्सोलेटो। ओके, ऑक्सोलेटो क्या करते हैं, लेटते हैं। क्या है ये, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। किसमें काम आता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन की डाइएथिल ऑक्सीडेटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास में क्या बन जाता है, इंडोल बन जाता है। इसी को अपन बोलते हैं रिसर्च सिंथेसिस। तो ये थी अपनी क्लास इंडोल की, और अपने इसमें इंडोल की रिएजेंट स्ट्रक्चर और हमने इंडोल की सिंथेसिस पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडोल, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।